हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों को शामिल किया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप टीआरई 3 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वीडियो को अपलोड किया है, अगर आप उसको पूरे अच्छे तरीके से देख लेते हैं और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इतना गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न आएंगे वह एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप सभी वीडियोज़ को पढ़ जाइए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आया था यह किसको समाप्त किया था? तो यह जो है कि प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। जी हाँ दोस्तों, जो 1935 का अधिनियम आया उसके तहत जो प्रांतीय द्वैध शासन लगता था उसको समाप्त कर दिया गया। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने एक से एक प्रश्नों को शामिल किया है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि अमेरिका में जो है वह फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा तारकनाथ दास। जी हाँ दोस्तों, तारकनाथ दास जो है वह अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत किए थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि इंडियन अनरेस्ट क्या है? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में पुस्तक से एक प्रश्न जरूर आता है। जितने भी जो है कि चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो गए उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है या कोई वायसराय वगैरह है उसके द्वारा जो पुस्तक लिखी है तो आप उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। यह प्रश्न है कि इंडिया अनरेस्ट का लेखक कौन है? तो देखिए, अगर हम बात करें इंडिया अनरेस्ट का तो इसको लिखा था वैलेंटाइन सिरोल ने। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। वैलेंटाइन सिरोल ने जो है वह इंडिया अनरेस्ट नामक पुस्तक को लिखे थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि उपन्यास जो है दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। तो अगर हम बात करें जो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी है इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वह आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। जी हाँ दोस्तों, इनको याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक है। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक पुस्तक और पूछी जाती है जो कि आनंद मठ है, तो उसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने राज सिंह लिखा है, विप्र वृक्ष लिखा है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो देखिए, अगर हम बात करें इनमें से कौन सा ऐसा अखबार था जिसका कि प्रकाशन पटना से होता था, तो वह है इंडियन नेशन। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेशन का जो प्रकाशन है यह 1931 में दरभंगा के महाराज जो थे कामेश्वर सिंह, वह जो है कि इसका प्रकाशन करते थे। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है कि झंडा गीत किसने लिखा? तो देखिए, अगर हम बात करें झंडा गीत के बारे में तो जो झंडा गीत लिखे थे वह आपके श्यामलाल पार्षद जी लिखे थे। जी हाँ दोस्तों, झंडा गीत की रचना जो है वह जो है कि श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी को है जो है कि जाता है, उन्होंने ही इसका रचना किया था। तो इस चीज़ को याद रखेगा। इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूज यह होते हैं कि जैसे झंडा गीत है जो कि राष्ट्रगान बहुत लोग समझ लेते हैं और राष्ट्रगान समझ करके रविंद्रनाथ टैगोर मार देते हैं, लेकिन झंडा गीत जो है वह श्यामलाल पार्षद जी ने लिखा है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। तो 1908 में जो बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी यह कितने वर्षों के लिए हुई थी? तो देखिए, अगर हम बात करें तो इनको जो है कि 6 वर्षों के लिए जेल हुई थी। जी हाँ दोस्तों, जून 1908 में तिलक को सरकार के खिलाफ भड़काने वाले लेख लिखने के लिए गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया था और जूरी के 2 भारतीय सदस्यों की असहमति के बावजूद भी
तिलक को जो है कि अपराधी ठहराया गया था और 6 वर्ष की उनको कठोर सजा के दंड सुनाया गया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया, तो पूछा गया है कि वह कौन सा भारतीय था जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। तो वह थे आपके सी राजगोपालाचारी। जी हाँ दोस्तों, सी राजगोपालाचारी जो है कि वह ऐसे प्रथम भारतीय थे जो कि गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे। अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो देखिए, अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर, तो अभी आपको बताया सी राजगोपालाचारी जी थे, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। तो देखिए, अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा प्रसिद्ध भारतीय था जिसको कि गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका लिंक दिया जाता है। साथ ही में कोई सूचना वगैरह रहती है तो शेयर किया जाता है, और दूसरी चीज़ पीडीएफ वगैरह के लिए भी टेलीग्राम पर शेयर किया जाता है, तो इसलिए हमको टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करिए। अगला प्रश्न आपका है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो देखिए, अगर हम बात करें जय जवान जय किसान के बारे में, तो इसको दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। जी हाँ दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री ने जो है कि जय जवान जय किसान का नारा दिया था। वहीं पर पूछा जाता है कि कौन कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तो यह सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने जो है कि करो या मरो का नारा दिया था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के लिए अधिकार के मांग की प्रस्तुत के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो किसके द्वारा यहाँ पर मंदिरों में प्रवेश के द्वारा जो है कि मांग की गई थी और 1899 में भयंकर दंगा हुआ था, तो वह हुआ था महार के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो वह है भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। तो देखिए, अगर हम बात करें भारतीय राजनीति की कि कौन सी ऐसी महिला थी जिन्होंने सर्वाधिक अपना योगदान दिया था, तो यह आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा अरुणा आसिफ अली। जी हाँ दोस्तों, अरुणा आसिफ अली इसका आंसर हो जाएगा। तो इनको आप याद रखिएगा। इनको जो है कि क्या कहते हैं, वयोवृद्ध महिला भी कहते हैं, तो इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा लियाकत अली खान। जी हाँ दोस्तों, लियाकत अली खान जो है वह अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असंरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी। जी हाँ दोस्तों, यह कहा गया है कि जो है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता को और उनके मंत्रिमंडल को लीग के जो नेता हैं जो कि हिंसक और असभ्य हैं उनके आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह है सरदार पटेल। जी हाँ दोस्तों, सरदार पटेल ने यह वक्तव्य कहा था। दोस्तों, जो वक्तव्य होता है, जैसे कोई बात कहा रहता है, तो ऐसे प्रश्न आपके बीपीएससी बहुत पूछता है, और ऐसे प्रश्नों को आप खास करके अच्छे से पढ़ा करिए, क्योंकि अब जो है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा कठिन आ रहा है, जिसकी वजह से जो कथन होते हैं वही प्रश्न ज़्यादातर आ रहे हैं।
1 या 2 नंबर का प्रश्न तो आपके एग्जाम में 100% श्योर है कि कथन से ही आएगा। तो जितने भी कथन है ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 20, 25 या 30 कथन होंगे। आप उसको अच्छे से पढ़ जाइए। बस एक बार क्या करिए कि 2-3 बार आप रिपीट करके पढ़ते रहिए, आपका तैयार हो जाएगा। और कथन क्या, किसने क्या कहा था, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करिए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। जितने भी कथन वगैरह हैं सब कुछ कवर करा देंगे। तो आपको अगर चाहिए वीडियो तो आप कमेंट करिए। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो देखिए 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उस समय राजेंद्र प्रसाद जी के पास जो विभाग था वह खाद्य और कृषि विभाग था। जी हाँ दोस्तों, खाद्य और कृषि विभाग मिला था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो वही अभी खाद्य और कृषि विभाग उनके पास था। वही प्रश्न आपका रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो देखिए अगर हम बात करें श्रम विभाग के बारे में, जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें जो श्रम विभाग सौंपा गया था वह किसको सौंपा गया था? तो वह सौंपा गया था जगजीवन राम को। जी हाँ दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जगजीवन राम को दिया गया था। और आपको राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि विभाग दिया गया था। सैयद अली जहीर को विधि विभाग दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला है अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो देखिए अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वह पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। जी हाँ दोस्तों, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी अध्यक्षता किए थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला है फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, कौन ऐसे थे जिनको कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए अगर हम बात करें फ्रंटियर गांधी के बारे में तो अब्दुल गफ्फार खां को जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, जिसको कि सीमांत गांधी बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो देखिए अगर हम बात करें राजेंद्र प्रसाद आपके कहाँ के रहने वाले थे, तो यह आपके जो रहने वाले थे वह थे बिहार के। तो यह तो प्रश्न आपको तैयार ही होगा कि राजेंद्र प्रसाद आपके बिहार से थे। और 1942 का जब अगस्त क्रांति हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो उस समय उनको जो है कि अरेस्ट करके बांका जेल में रखा गया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। रामचंद्र शर्मा किस गाँव से थे? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है रामचंद्र शर्मा जो थे वह किस गांव से थे? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा अमरहा। तो इसको याद रखिएगा। रामचंद्र शर्मा जो हैं वह अमरहा के थे। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो देखिए अगर हम बात करें जगत नारायण लाल के बारे में तो इनको जिस जेल में भेजा गया था वह था बांकीपुर जेल। जी हाँ दोस्तों, बांकीपुर जेल में इनको डाला गया था। इनको याद रखिएगा 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें पकड़ करके डाला गया था। वहाँ पर जयप्रकाश नारायण को डाला गया था। साथ ही में जो है राजेंद्र प्रसाद जी को भी वहाँ पर बंद किया गया था। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो देखिए अगर हम बात करें विश्व में शांति और आपसी सहयोग प्राप्त करने के लिए नेहरू जी ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया तो वो उसका जो सही ऑप्शन है वह है एक गुट निरपेक्षता का। जी हाँ दोस्तों, गुट निरपेक्षता का सिद्धांत जो है कि प्रस्तुत किया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो देखिए अगर हम बात करें राज्य विभाग की जो स्थापना है यह जो किसकी अध्यक्षता में की गई थी तो वह की गई थी सरदार पटेल की अध्यक्षता में। जी हाँ दोस्तों, सरदार पटेल की अध्यक्षता में जो है वह राज्य विभाग की स्थापना की गई थी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों
आज के यह टॉप 25 क्वेश्चन थे जो कि आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो है कि पुस्तक वगैरह के बारे में शामिल किया, जो रचनाएं वगैरह हैं, और साथ ही में किनको किस नाम से बुलाया जाता है उसको शामिल किया है। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि जितने भी पार्ट हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अपलोड किए हैं, विज्ञान के अपलोड किए हैं, या भूगोल के अपलोड किए हैं, या बिहार स्पेशल के किए हैं, उन सभी को आप एक बार अच्छे से पढ़ जाइए। आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें से पढ़ जाइए। क्योंकि अगर सिर्फ आप उतना ही कवर कर लेते हैं जितना कि हम जो है कि अपने चैनल पर अभी करवा रहे हैं, तो गारंटी है कि आपका 120 नंबर का पेपर है, तो उसमें अगर जीएस जितने भी नंबर का आपका आता है, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। तो इसलिए आप उसको पढ़ जाइए। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।